student, once again I welcome you all on the third session of the history for office standard 9. ऑलरेडी हम लोग जो है जो दो क्लासेस से पहले पढ़ चुके हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे और आपका जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है और ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था 1789 में डिस्कैल्पर अटैक। उसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि क्यों हुआ था। तो अभी तक देख चुके हो कि वहां का सोसाइटी का कैसा डिवीजन था जो एक इम्पोर्टेंट रोल था रिवॉल्यूशन में। सेकेंड जो था वहां का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था, देख चुके कि वहां पर बहुत ही ज्यादा खराब हालत था। जो खास करके जो कॉमन पर्सन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें से जो पुअर क्लास के थे बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। उसके अलावा थर्ड जो था वो था मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिवॉल्यूशन में और वो मिडिल क्लास के अंदर अवेयरनेस आ चुका था एजुकेशन के कारण। अब वो लोग सोसाइटी में चेंज का डिमांड कर रहे थे और ये सारे आइडियाज को जो फॉरवर्ड किया गया चेंज के लिए वो था फिलोसफर के द्वारा। अब आगे का घटना के जो होता उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि अभी क्या हो गया कि जो है लुईस 16 जब गद्दी पर बैठा था 1774 में, तो जब वो गद्दी पर बैठा तो उसका जो है ट्रेजरी खाली था, यानी खजाना खाली मिला उसको। और ये कि कोई राजा जो गद्दी पर बैठता तो उसके लिए बड़ा दुखद समय है कि वो गद्दी पर बैठे और उस समय उसका ट्रेजरी खाली हो। तो क्यों खाली हुआ था? फर्स्ट कारण था लॉन्ग वॉर के कारण, वो रेगुलर वॉर में था फ्रांस, इसके कारण उसका ट्रेजरी खाली था। दूसरा जो था वो अमेरिका को इंडिपेंडेंस होने में मदद किया था ब्रिटेन से, इसके लिए उसने 1 बिलियन लीवर्स का जो है लॉन लिया था और ये लॉन जो था उसको इंटरेस्ट पर लिया था लोगों से, इसलिए जो है ये लॉन लेने के कारण भी उसका इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हुआ। और ये लीवर क्या है? लीवर वहां फ्रांस का करेंसी है जो 1794 तक चलता था, उसके बाद वो करेंसी चेंज हो गया। उसके बाद जो है थर्ड रीजन था वो इंटरेस्ट पर लॉन लिया गया था और इंटरेस्ट के कारण 10% रेट पर था, इसलिए सुन ये लॉन जो है 2 बिलियन लीवर में बदल गया। फोर्थ रीजन था रेगुलर एक्सपेंस। जब कोई किंगडम होगा तो उसका बहुत सारे रेगुलर एक्सपेंस होता है, यूनिवर्सिटी चलाने का, आर्मी का, ऑफिशियल मेंटेनेंस का, या कि उसका जो फोर्ट है फोर्ट को भी सब चीज मेंटेन करना है, कोई कोर्टिशियन होना चाहिए, तो बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उसके कारण भी, इस कारण से उसका जो ट्रेजरी खाली था। ऐसे टाइम में उसके अंदर ये बात आया कि क्यों ना टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि किंग के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो इनकम का मेन सोर्स होता है वो होता है रेवेन्यू या टैक्स। तो इसलिए जो है लुईस 16 ने टैक्स को इंक्रीज करने के लिए जो है सोचा। और इसके लिए जो सिस्टम था जैसा हम बता चुके कि क्या होता था कि तीनों स्टेट्स के लोग, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और जो है थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते थे और वो लोग जो है टैक्स के लिए जो है वोटिंग करते थे। और ये जो असेंबली जो होता था तीनों स्टेट का उसको बोलते थे स्टेट जनरल। ये स्टेट जनरल जो था 1789 से पहले का जो है या 1789 से का स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होता था जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते थे। तो जब भी कोई टैक्स इंपोज करना होता था मोनार्क को, तो वो टैक्स इंपोज करने से पहले इस असेंबली को कॉल करता था और तीनों जो है स्टेट के लोग जो है इस असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे और उनका जो है ईच स्टेट का ओनली 1 वोट काउंट होता था और उस वोट के आधार पर, यानी कि 1 वोट मींस 3 वोट्स ओनली, इसमें से अगर 2 वोट जो है किंग के सपोर्ट में मिल गया तो वो टैक्स लगा सकता था, न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकता था, टैक्स का इंक्रीजमेंट या इंक्रीमेंट भी टैक्स में कर सकता था। तो ये रेगुलर वहां का सिस्टम था कि जब भी टैक्स इंपोज करना हो तो बुलाया जाता था। लेकिन अभी तक कोई असेंबली 1614 में लास्ट टाइम जो इस असेंबली को बुलाया गया था और इस टाइम तक तो सारे चीज ठीक थे, लोग जो है किंग से करीब सेटिस्फाइड थे, कंडीशन भी इतना खराब नहीं था। लेकिन अभी 1789 आते थे कंडीशन जो है वहां का काफी ज्यादा चेंज हो गया और जो है अभी इस सिस्टम को जो ऑलरेडी जो मोनार्क को फॉलो करते थे इसी को भी लुईस 16 कंटिन्यू करना चाहता था, इसलिए उसने फिर से स्टेट जनरल को बुलाया और स्टेट जनरल में जो है इस असेंबली में 5 मई 1789 को बुलाया गया और इस स्टेट जनरल में जो है
फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि फर्स्ट स्टेट से 300 और सेकेंड स्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, और थर्ड स्टेट के लोगों ने जो है 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, क्योंकि ऑलरेडी हम बोल चुके हैं ये स्टेट जो था जो है फ्रांस का 90% पॉपुलेशन को जो है कवर करता था। इसके अलावा 600 रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा 40,000 लेटर्स भी जो है भेजा गया, और ये लेटर्स में जो था लोगों का डिमांड्स था, ग्रीवेंस था, जो राजा के प्रति जो दुख या उनके कोई आलोचना या उनके कोई बात से सेटिस्फाइड थे वो चीज लिखा हुआ था। उसके अलावा उनका डिमांड्स था, और ये सारे चीज लेकर के वहां पहुंचे। तो जैसा इसका रेगुलर सिस्टम था, ये पहले का सिस्टम था, उसके अनुसार जो है लुईस 16 ने फिर से उसी चीज को फॉलो करने का सोचा कि ईच स्टेट से हमको 1-1 वोट मिलेगा, तो श्योर है कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट मेरे ही सपोर्टर वोट देंगे, क्योंकि ये दोनों को किंग के द्वारा जो है बर्थ प्रिविलेजेस मिला हुआ था। सो ये इसी होप से उसने जो है इस बार फिर से असेंबली को बुलाया, मगर इस समय तक पूरे फ्रांस का कंडीशन ही अलग था, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुका था, और थर्ड स्टेट के जो एजुकेटेड पीपल थे वो लोग अब न्यू आइडियाज से इन्फ्लुएंस हो चुके थे, जो आइडियाज था जिसके अनुसार जो है ये लोग अब सोसाइटी में चेंज चाहते थे। तो इस बार जब इस वोटिंग के लिए जब हुआ तो थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड किया कि ईच वोटिंग नहीं बट 1% का ईच वोट होना चाहिए, और इस हिसाब से देखा जाता तो थर्ड स्टेट के लोगों का नंबर ज्यादा था, तो श्योर ही ये लोग के बात जो है रखना पड़ता, और टैक्स का इंक्रीमेंट नहीं कर होता और साथ होता। इससे जो है राजा और सारे जो राजा और अदर स्टेट्स के लोग जो है इस बात को फेवर में नहीं थे, क्योंकि ये उनके लिए नुकसान का बात था। और रिजल्ट ये हुआ कि राजा ने इस चीज का विरोध किया, बोला कि ये चीज नहीं होगा, और ये आइडिया जो थर्ड स्टेट के अंदर ईच लोग का 1 वोट का जो था, ये जो है मोंटेस्क्यू लोग की आइडिया, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया गया था वोटिंग का, कि सबका बात होना चाहिए जो लोग नंबर में ज्यादा है, और जो है सबकी बात को वोटिंग के द्वारा ही गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, जो लोगों के बिहाफ में डिसीजन लेता है, तो वो लोगों के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो ये सारे आइडिया से जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, इससे इन्फ्लुएंस होकर के थर्ड स्टेट के लोगों ने जो है इस चीज का डिमांड रखा, और राजा ने इस डिमांड को नहीं माना, और इसके रिजल्ट में थर्ड स्टेट के लोग जो है उस स्टेट जनरल से वॉकआउट हो गए, उस बिल्डिंग से वो लोग बाहर निकल गए। तो बच्चों जैसा देखे कि जब लुईस 16 को न्यू टैक्स इंपोज करना था, या जो टैक्स था उसको इंक्रीज करना था, तो उसने स्टेट जनरल बुलाया, जो एक पॉलिटिकल बॉडी था जो वोट करता था टैक्स इंक्रीजमेंट के लिए जो है फ्रांस में। जस्ट एक नॉमिनल था, ऐसा नहीं था कि अभी के पार्लियामेंट के जैसा है कि आपका बजट पास होता है या कोई भी नया चीज इंट्रोड्यूस होता है लॉ, तो उसके लोग विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बता चुके हैं 3 वोट स्टेट से, तीनों में से ईच स्टेट का सिर्फ 1 वोट होता था, तो 2 स्टेट फर्स्ट एंड सेकेंड उसको सपोर्ट ही कर देते थे, तो इस तरह से एक जस्ट नॉमिनल होता था। तो जब 5 में 1789 को जब इसको बुलाया गया, तो थर्ड स्टेट के लोग थे, जिनके थर्ड स्टेट के जो लोग थे जिसके 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, ये लोगों ने डिमांड किया ईच पर्सन 1 वोट का, और इससे जो है किंग और जो अदर स्टेट के मेंबर थे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, वो लोगों ने विरोध किया, और क्योंकि अगर ईच स्टेट के लोग 1 वोट करते ईच पर्सन, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेट का पर्सन का 1 वोट, क्योंकि आप नंबर से देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट का 300 नंबर, सेकेंड स्टेट का 300 नंबर, और थर्ड स्टेट का 600। इसका मतलब कि लोगों का वैल्यू भी कम होता था, लोग कम ही है फिर भी वो पावरफुल माने जाते थे। हो सकता है पॉपुलेशन के बेस पर होता था, लेकिन 300 का ओनली 1 वोट और 600 का भी 1 वोट, इसका मतलब वैल्यू लोग का कम था। तो अगर ये लोग ईच पर्सन वोट देते तो सबको इक्वालिटी आ जाता, और इससे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट का रिस्पेक्ट या सोसाइटी में अपने आप को नॉर्मल फील करने लगते हैं। तो इस तरह से वो लोग और किंग दोनों लोगों ने विरोध किया, क्योंकि पता था कि अगर वोटिंग ईच पर्सन का होगा तो वोट हमारे विरोध में जाएगा और टैक्स सम इंक्रीमेंट नहीं कर पाएगा टैक्स को। तो इसीलिए वो लोगों ने इस चीज का विरोध किया। थर्ड स्टेट के लोगों ने तो जो है
जो है उस असेंबली से बाहर चले गए, थर्ड स्टेट जनरल असेंबली से, और वो लोगों ने जो है सेकेंड जून को जो है ये लोग क्या हो गया, पूरे कंट्री का एक आवाज हो गया। ये लोग जो है सिर्फ रिप्रेजेंट थर्ड स्टेट को नहीं करने लगे, पूरे कंट्री को, क्योंकि कई सारे लोग फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट से भी थे जो लोग इस आइडियाज को सपोर्ट नहीं करते थे। इसके अलावा थर्ड स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सारे थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, चाहे वो पुअर से पुअर हो या फिर मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग हो या रिच लोग हो, मर्चेंट्स लोग, सबको ये जो है लीड करते थे। उनके स्पोक्समैन के रूप में जो है ये देखे जाने लगे कि उनकी आवाज है ये, और इनकी बात को सभी लोग सपोर्ट करने लगे। और ये स्टेट ने जो है थर्ड स्टेट के मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों ने जो है सेकेंड जून को जो है वर्सलीज में एक प्लेस था वहाँ जमा हुआ, और वहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम में जमा हुआ। तो लोगों ने जो है ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पर इस देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जो ही पूरा फ्रांस के लिए माना जाएगा। और नेचुरल था, क्योंकि इनका नंबर पॉपुलेशन सब ज्यादा था, तो ये पावरफुल थे। अगर ये जो डिसाइड करते पूरे कंट्री के लोग उसको सपोर्ट करते, तो नेचुरल था फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट का बात नहीं रहता ही, क्योंकि इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था। अगर सभी ग्रोथ करते रिपोर्ट करते तो इनको मानना ही पड़ता। तो इसलिए ये लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे। और ये लोगों ने जो है नेशनल असेंबली नाम का एक जो है एक असेंबली फॉर्म किया, यानी एक पॉलिटिकल बॉडी फॉर्म किया जो देश के लिए कानून बनाएगा। जैसे अपने देश में हमारे लिए कानून बनता है पार्लियामेंट के थ्रू बनता है, ये वहां का पार्लियामेंट उस समय का था। 1789 में जो बनाया गया वो नेशनल असेंबली। इस तो याद रखिएगा 1789 से पहले का जो पॉलिटिकल बॉडी था वो था स्टेट जनरल, 1789 के बाद है नेशनल असेंबली। ये जो रिप्रेजेंट करते थे ये लोग ज्यादातर जो है थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास से एजुकेटेड लोग थे, और ये लोग इंडोर स्टेडियम में जमा होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्म करेंगे। और ये जो पूरी असेंबली का जो मुख्य लीडर जो थे वो दो पर्सन थे, एक तो मीराबियो और दूसरे थे एबेशियस। ये मीराबियो कौन थे? मीराबियो फर्स्ट ये जो थे नोबल थे, एक नोबल पर्सन था, नोबल यानी कि सेकेंड स्टेट के पर्सन थे, मगर ये जो है अपोज करते थे जो उस समय जो सिस्टम था, जो प्रिविलेजेस था कि फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट पे नहीं करेगा टैक्स को, और जो भी पूरा सोसाइटी का सिस्टम था इसको विरोध करते थे, उसके पक्ष में नहीं थे, और ये इनके लीडर हो गए। उसके बाद दूसरे थे एबेशियस। ये एबेशियस एक प्रिंस थे जो भी थर्ड स्टेट के साथ जो भी होता था इसको एक बहुत बड़ा अन्याय मानते थे, और इन्होंने एक पॉम्पलेट लिखा था, यानी पॉम्पलेट मींस 2-3 पेज का एक जर्नल था जिस पर इन्होंने लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी कि थर्ड स्टेट के प्रति ये लोग कंपैशन रखते थे। और ये दोनों व्यक्ति जो है इसके मुख्य लीडर थे, और ये पूरे असेंबली को उन्होंने लीड किया। और ये लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम जब तक नेशनल असेंबली यहाँ पर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे, ड्राफ्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जिस सिस्टम के अनुसार किंग भी जो है मनाक भी उसके अंडर रहेगा, और उसके द्वारा पूरा गवर्नमेंट पूरा देश का रूलिंग होगा, और उसी के अनुसार आगे गवर्नमेंट चलेगा, और सभी को इक्वल राइट्स होगा, और सारे प्रिविलेजेस जो है फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को खत्म कर दिया जाएगा, और सभी लोग इक्वल होंगे। इन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो जो भी आज हमने पढ़ाया, जो भी वीडियोस अभी जा रहे हैं, फिर से अगर बोलते उसके अनुसार नोट्स बनाते जाइए। अगर बुक ले लीजिए, बुक अगर नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको नोट्स बनाते रहिए, और इसको स्टडी कीजिए। जो भी इसको अभी टाइम मिला उसको यूटिलाइज कीजिए, ताकि स्टडी का जो लॉस हो रहा है वो नहीं हो। थैंक यू।